लास्ट क्लास में हमने फाइल अकाउंट की एडजस्टमेंट सीखी थी, तो आज उन्हीं एडजस्टमेंट्स को लेकर मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि कैसे अटेम्प्ट करना है। ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, और ये नीचे एडजस्टमेंट्स है। ये मैं आपको बता चुका हूं कि ट्रायल बैलेंस का हमेशा सिंगल इफेक्ट होता है। इन तीनों में हम पहले इस ट्रायल बैलेंस को डाल देते हैं, उसके बाद जब एडजस्टमेंट उठाते हैं तो हर एक एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना, बिल्कुल जो तरीका मैं बता रहा हूं उसी को फॉलो करना, वरना क्वेश्चन फिर बैलेंस शीट मैच होने में आपकी प्रॉब्लम आएगी। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल उसी तरीके से फॉलो करना। देखो कैसे, सबसे पहले जितनी भी एडजस्टमेंट है उसको रीड कर लो और इसके ऊपर मार्क कर लो कि किस किस की एडजस्टमेंट है। ऐसा क्यों है वो मैं अभी बताऊंगा आपको। जैसे कि डेप्रिसिएशन है प्रीमाइसेस पे और प्लांट एंड मशीनरी पे, तो प्रीमाइसेस की एडजस्टमेंट है और प्लांट एंड मशीनरी की एडजस्टमेंट है। प्लांट एंड मशीनरी यहां पर, ठीक है। उसके बाद फर्दर बैड डेट्स 500 मेक ए प्रोविजन फॉर बैड डेट, यानी कि बैड डेट और प्रोविजन की एडजस्टमेंट है। तो बैड डेट्स यहां पर कहां है, ये जब बैड डेट की एडजस्टमेंट होती है ध्यान रखना डेटर की एडजस्टमेंट भी होती है, क्योंकि बैड डेट्स और का इफेक्ट डेटर में भी पड़ता है। तो जब भी बैड डेट की एडजस्टमेंट आए तो बैड डेट और डेटर दोनों पे मार्क करना। आगे है वेजेस ड्यू, वेजेस की एडजस्टमेंट है, इसमें मार्क कर लो। उसके बाद है वेजेस इंक्लूड 1000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, यानी कि मशीन की एडजस्टमेंट है, उसमें हम पहले ही मार्क कर ही चुके हैं। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक यहां होता नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट है। ये रहा रेंट रेट इंश्योरेंस, इसकी एडजस्टमेंट है। आगे है मैनेजर्स कमीशन। तो सारी एडजस्टमेंट मार्क कर ली है हमने। ये मार्क करने के बाद अगला हमारा स्टेप क्या है कि इस ट्रायल बैलेंस को इन तीनों में ट्रांसफर करते हैं। चलो देखो, ड्राइंग्स कहां आएगा बैलेंस शीट में, जहां भी कैपिटल आएगी, कैपिटल अभी नहीं है कोई बात नहीं, अभी छोड़ देते हैं, उसके नीचे लेस ड्राइंग्स, कितना 7000। उसके बाद है परचेज, परचेज यहां आता है ट्रेडिंग में। क्या परचेज के साथ परचेज रिटर्न भी है? हाँ जी, परचेज रिटर्न भी आएगा, इसलिए मैं इसको इनर कॉलम में लिख रहा हूं, क्योंकि अभी यहां पर परचेज रिटर्न आना है जो कि लेस होना है, ताकि फिर कटिंग ना हो, इसलिए हम अंदर कॉलम में लिख रहा हूं, लेस करके फिर बाहर लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद आ गया सेल रिटर्न, सेल रिटर्न आ गया, तो अभी सेल नहीं भी है कोई बात नहीं, रिटर्न आ गया, लेस रिटर्न लिख दो पहले उसके नीचे 1820, जब सेल आएगी तो माइनस कर लेंगे। आगे है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक यहां लिखते हैं हम, कितना 11460। उसके बाद है सैलरीज, सैलरीज यहां, सैलरी की वैल्यू है 16150। उसके बाद है वेजेस, देखो यहां पर वेजेस की एडजस्टमेंट है, इसलिए मैं वेजेस को इनर कॉलम में लिखूंगा। कैसे पता एडजस्टमेंट है, क्योंकि मैंने इस पर टिक किया हुआ है। टिक किया होने का मतलब है कि आप इसको अंदर कॉलम में लिखना, ठीक है। टिक होने का हमारा और कोई पर्पस नहीं था, टिक होने का पर्पस सिर्फ ये था कि इसको इनर कॉलम में लिखना, ठीक है, क्योंकि इसमें अभी हमने कुछ ना कुछ प्लस माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे मार्क करने का मतलब है कि अभी इसकी कोई एडजस्टमेंट आएगी, ठीक है। अगर आप इसको मार्क नहीं करते तो आपको याद नहीं रहता, आप डायरेक्टली यहां लिख देते और फिर जब एडजस्टमेंट करनी होती तो फिर कटिंग करके उसको प्लस माइनस करना पड़ता, ठीक है। तो मार्क करने का पर्पस सिर्फ यही था। वेजेस आ गया, उसके बाद प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस यहां पर, प्रीमाइसेस की क्योंकि एडजस्टमेंट है मार्क किया हुआ है, इसलिए मुझे पता है इसकी एडजस्टमेंट आएगी, कुछ ना कुछ प्लस माइनस करना है, इसलिए अंदर। आगे रेंट रेट इंश्योरेंस, वो भी यहां पर रेंट इंश्योरेंस कितना, इसमें मार्क किया हुआ है 6940, इसलिए इनर कॉलम में। तो इस तरह से ये सारी की सारी ट्रायल बैलेंस को मैंने इसमें ट्रांसफर कर लिया है, ताकि वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए, तो मैंने सब ट्रांसफर कर लिया है। उसके बाद आती है एडजस्टमेंट्स की बारी। तो आपको पता है हर एक एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट, ठीक है ना, कि प्रीमाइसेस पे 5% का डेप्रिसिएशन लगा दो, प्रीमाइसेस पे 5% का डेप्रिसिएशन। अब आपको सोचना है इसका डबल इफेक्ट क्या होगा, कि प्रीमाइसेस 5% डेप्रिशिएट हो गया, तो अंडरस्टूड है कि डेप्रिसिएशन हमारे लिए लॉस है, सारे लॉस खर्चे यहीं पे आते हैं। तो एक तरफ तो डेप्रिसिएशन यहां आ गया, डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमाइसेस कितना 5%, 25,000 का 5% हो गया 1250। और एक तरफ इसका डबल इफेक्ट क्या होगा कि डेप्रिसिएशन, प्रीमाइसेस का डेप्रिसिएशन होने से जो प्रीमाइसेस की वैल्यू है, प्रीमाइसेस होता क्या है, जो एरिया होता है जहां पे हम बिजनेस कर रहे हैं उस एरिया को प्रीमाइसेस बोलते हैं, बिल्डिंग कह सकते हो। तो 1250 डेप्रिसिएशन हो गया, एक तरफ तो हमारे लॉस है, और एक तरफ सोचो कि डेप्रिसिएशन होने से प्रीमाइसेस की वैल्यू भी तो कम हो जाएगी, इसलिए इसको भी कम कर दो, लेस डेप्रिसिएशन 1250 हो गया डबल इफेक्ट।
तो इस तरह से हर एक एडजस्टमेंट का आपको डबल इफेक्ट लेते हुए चलना है। आगे लिखा है प्लांट मशीनरी पे 10% का डेप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी देखो ये 10% डेप्रिसिएशन, तो एक तो टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना 10% हो गया 2400। एक तो डेप्रिसिएशन हमारी लॉस है पीडल में आएगा, और एक तरफ ये प्लांट मशीनरी लेस हो गई 2400। ठीक है, तो इस तरह से देखो हर एक एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट लेते चलना है। आगे है बैड डेट 500 रुपए, ये और बैड डेट हो गए 500। अब आप कहोगे बैड डेट तो ऑलरेडी यहां पर है, देखो यहां पर भी बैड डेट थे ना, ये भी बैड डेट है और इधर भी बैड डेट है। ठीक है, इधर भी प्रोविजन फॉर बैड डेट है, यहां पर भी प्रोविजन फॉर बैड डेट है। तो ये बैड डेट दो बार है, प्रोविजन फॉर बैड डेट भी दो बार है। इसका मतलब क्या, पहले तो ये समझो कि बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट में क्या फर्क है। देखो बैड डेट का मतलब है जो हमारे पैसे डूब जाते हैं उसे हम बैड डेट बोलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो ट्रायल बैलेंस की जो चीजें हैं, इसका मतलब इतना तो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, इतना हम रिकॉर्ड कर चुके हैं कि हमारे जो बैड डेट है, कि जो हमारे बैड डेट है 1000 पे डूब चुके हैं। नीचे एडजस्टमेंट में लिखे होने का मतलब ये है कि फर्दर बैड डेट 500, कि 500 और डूब गए। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी पता था जो ट्रायल में हो चुका है कि इतने बैड डेट हो चुके हैं 1000 रुपए के, और 500 और डूब गए। अच्छा, अब ये मेक ए प्रोविजन फॉर बैड डेट। अब ये प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या चीज है, देखो अगर आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा कंजर्वेटिज्म, ये उसके ऊपर डिपेंड है। कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस जिसे हम बोलते हैं, कि हमारे अकाउंट्स में क्या होता है कि अगर हमें फ्यूचर में होने वाले लॉसेस का पता चल जाता है ना, तो हम उसे आज ही रिकॉर्ड करने लग जाते हैं उस लॉस को। ये कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस जो हमारा कंसेप्ट था वो बताता है। तो उसी कंसेप्ट के ऊपर आधारित है ये प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट का मतलब है कि अब जैसे एक हम उधार में कभी कभी गुड्स बेचते हैं, तो अगर मैंने 1 लाख रुपए गुड्स उधार में बेचे हैं, तो मुझे पता है कि उसमें से ना 5000 10,000 तो डूबते ही डूबते हैं। तो अगर मुझे लगता है कि मैंने 1 लाख रुपए का माल बेचा हुआ है और 10,000 रुपए मुझे डूबने की उम्मीद है, देखो ध्यान रखना वो डूबे नहीं है, अगर डूब गए होते तो उसे बैड डेट बोलते हैं। लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि अगले साल भी ना इस 1 लाख रुपए जो मैंने लेने हैं लोगों से, उसमें से 10,000 रुपए डूबेंगे। तो डूबने से पहले ही मैं 10,000 रुपए ना साइड में रख देता हूं। क्या लिखकर, इसको मैं लिखता हूं प्रोविजन फॉर बैड डेट। मतलब कि मैंने 10,000 रुपए का पहले ही आज एक प्रोविजन बना लिया, सोच लिया कि डूबने वाले हैं। ध्यान रखना, डूबने वाले हैं, मुझे उम्मीद है, डूबे नहीं है, क्योंकि जो डूबते हैं उसे बैड डेट बोलते हैं। जो डूबने की उम्मीद है उसके लिए मैंने प्रोविजन बना लिया, इंतजाम कर लिया कि 10,000 तो डूबेंगे, माइंड मेकअप कर लिया। अब जब अगला साल आया और अगला साल वाकई में ही अगले साल 8,000 रुपए डूबे, तो अब अगले साल जो 8,000 रुपए डूबे, तो मुझे अगले साल 8,000 रुपए का लॉस बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैं तो पहले ही मैंने 10,000 रुपए सोच लिए थे कि डूबेंगे, है ना। तो इसीलिए अगले साल जो मेरे 8,000 रुपए रियल में डूब गए, तो वो मैं बैड डेट मानूंगा और उसको लॉस नहीं मानूंगा, क्योंकि उसके लिए मैंने पहले ही 10,000 रुपए साइड में रखे थे। ठीक है, तो हाँ, अब ये हो जाएगा कि इसमें से 8,000 रुपए जो मैंने 10,000 साइड में रखे थे, उसमें से मुझे पता है 8 तो डूब ही गए, 2,000 रुपए का प्रोविजन और भी बाकी है। तो ये 2,000 रुपए का प्रोविजन अगले साल क्या मानूंगा इसे, अगले साल 2,000 रुपए तो फायदा ही मान लूंगा, क्योंकि मैं तो 10,000 सोचे थे डूबेंगे, लेकिन डूबे 8, तो 2,000 रुपए मेरे को अगले साल फायदा मान लूंगा। लेकिन देखो अभी क्योंकि हमारा बिजनेस नेवर एंडिंग है, ठीक है, मुझे 2,000 रुपए का अभी प्रोविजन पड़ा हुआ है, लेकिन अभी और अगला साल भी तो आना है, और अगला साल आना है, तो और अगले साल में मुझे उम्मीद है कि जी अब तो 15,000 डूबने की उम्मीद है। अब क्योंकि 2,000 रुपए तो मैंने पहले से ही प्रोविजन पड़ा हुआ है, तो मैं 13,000 रुपए का प्रोविजन और बना लूंगा आने वाले साल के लिए, ताकि 15,000 रुपए मैं फिर से साइड में रख लूं कि 15,000 सोच लूं कि तो डूबने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर आया और रियल में मान लिया 9,000 रुपए डूब भी गए, तो 6,000 रुपए का प्रोविजन फिर बाकी है, और फिर और अगला साल भी आना है, और अगला साल आना है, तो मुझे और भी उम्मीद है कि भाई अगले साल में मेरे 14,000 डूबने वाले हैं, तो 6 का तो प्रोविजन मेरे पास पड़ा ही है, तो मैं 8 का प्रोविजन और बना लूंगा। तो समझ में आ गया होगा आपको कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का मतलब है कि जैसे जैसे हम बिजनेस करते जाते हैं, जो हमें फ्यूचर में लॉस होने की उम्मीद है, उसके लिए हम पहले से ही इंतजाम कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोविजन। ठीक है, अब प्रोविजन फॉर बैड डेट के बाद मैं आपको बताता हूं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे है। देखो
इसमें भी बैड डेट और प्रोविजन मिल जाएंगे ट्रायल बैलेंस में, और इसमें भी बैड डेट और प्रोविजन आपको मिल जाएंगे। इसके अंदर जो बैड डेट और प्रोविजन मिल रहे हैं, ये जैसे ये बैड डेट है और ये प्रोविजन है, इसको मैं नाम देता हूं ओल्ड बैड डेट, ओल्ड प्रोविजन, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जो इसके अंदर है उसको मैं कह रहा हूं ओल्ड बैड डेट, जो ट्रायल बैलेंस में है ओल्ड प्रोविजन, और ये वाले जो बैड डेट है इसको मैं नाम दे देता हूं न्यू बैड डेट और न्यू प्रोविजन। ठीक है, अब आपको इसका मैं ट्रीटमेंट बताता हूं क्या करना है। ओल्ड बैड डेट, ओल्ड प्रोविजन, न्यू बैड डेट, न्यू प्रोविजन। ओल्ड बैड डेट, ओल्ड प्रोविजन हमेशा सिंगल इफेक्ट आएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस की चीजों का मैंने बताया सिंगल इफेक्ट आता है। ओल्ड बैड डेट कहां लिखे, देखो यहां पर है ना, क्योंकि बैड डेट है ऑब्वियसली, ये मैं ओल्ड लिख देता हूं। तो बैड डेट, ओल्ड बैड डेट तो हमेशा, क्योंकि लॉस है, सारे पीएनएल में ही आते हैं लॉस वगैरह। ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन को ध्यान रखना, आप इस तरफ लिख दो पीएल की क्रेडिट साइड पे ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड बैड डेट, ओल्ड प्रोविजन। एक इसका एक ट्रीटमेंट और भी कर सकते हो कि आप अगर यहां नहीं लिखना चाहते तो इसमें से लेस करके लिख दो, क्योंकि एक चीज को यहां पर लिखना या उसको यहां ना लिखकर इधर लेस करना एक ही बात होती है, आंसर सेम आएगा। ठीक है, फिर से सुन लो, ओल्ड बैड डेट यहां, ओल्ड प्रोविजन यहां। अब जब ये न्यू बैड डेट और न्यू प्रोविजन उठाओगे तो ये कैसे करेंगे? अब ओल्ड बैड डेट, ओल्ड प्रोविजन समझ में आ गया। न्यू बैड डेट, अब ये आपको पता है इनका डबल डबल इफेक्ट होना था। न्यू बैड डेट यानी कि 500 रुपए और डूब गए। जहां मैंने सारी एडजस्टमेंट लिखवाई थी आपको जो लास्ट क्लास में, उसमें देखो, उसमें मैं लिखवाया है कि जो न्यू बैड डेट होते हैं दो इफेक्ट, क्या, एक तरफ तो लॉस है, एड न्यू बैड डेट, कितना, 500 रुपए लॉस है, 500 रुपए, न्यू बैड डेट और ज्यादा पैसे डूब गए, और साथ में इसका डबल इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि जब हमारे 500 और डूब ही गए हैं तो क्यों ना डेटर को कम कर दूं, तो यहां से डेटर में से लेस न्यू बैड डेट 500 रुपए, तो डबल इफेक्ट आना था इसका न्यू बैड डेट का, 500 यहां, 500 यहां। ठीक है, अब आगे आ गया न्यू प्रोविजन की 5,000 रुपए का प्रोविजन में बनाओ। प्रोविजन अभी मैंने बताया था कि आगे मुझे उम्मीद है 5,000 रुपए डूबेंगे, तो ये न्यू प्रोविजन का क्या करना है, सेम इफेक्ट जो अभी न्यू बैड डेट का जो इफेक्ट लिया था वही न्यू प्रोविजन का इफेक्ट लेना है। क्या, यहां पर ऐड, क्योंकि प्रोविजन आना भी तो लॉस ही है हमारे लिए, न्यू प्रोविजन 5,000, ठीक है, यहां ऐड इसी में, और वही लेस बैड डेटर में लेस न्यू प्रोविजन 5,000। मैंने एडजस्टमेंट में ही बताया था, न्यू बैड डेट हो या न्यू प्रोविजन हो सेम इफेक्ट होता है। क्या, यहां पर प्लस होता है पीएल के डेबिट साइड पे और डेटर में माइनस होता है, बिल्कुल सेम। ठीक है, आगे लिखा है वेजेस ड्यू 570, वेजेस में ऐड कर देते हैं, ऐड 570, और क्योंकि आउटस्टैंडिंग है वेजेस तो आउटस्टैंडिंग वेजेस 570। उसके बाद आ गया वेजेस इंक्लूड 1,000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, कि मशीन की इंस्टॉलेशन में हमने वेजेस लगाई, मशीन को इंस्टॉल करने में जो वेजेस पे किए 1,000 रुपए, उसको हमने वेजेस में इंक्लूड कर दिया, जबकि कहां होना चाहिए था। देखो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जब मशीन जब तक काम करना स्टार्ट नहीं करती है उसके ऊपर जितने भी खर्चे किए जाते हैं सब के सब मशीन में ऐड होने चाहिए, लेकिन यहां पर हमने वेजेस में इंक्लूड कर दिए इंस्टॉलेशन के पैसे, जबकि मशीन में ऐड होने चाहिए थे। क्या करें, यहां से हटा देते हैं वेजेस में से 1,000 रुपए, या तो स्पेस ही नहीं है, वेजेस में से हटा देते हैं 1,000 रुपए और मशीन में ऐड कर देते हैं, यहां पे प्लांट और मशीनरी ऐड कर देते हैं 1,000 रुपए। ठीक है, आगे क्लोजिंग स्टॉक पता ही है आपको, एक बार क्लोजिंग स्टॉक यहां पर आएगा 14,920, एक बार क्लोजिंग स्टॉक यहां आएगा 14,920। उसके बाद आ गया अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 680, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस यानी कि प्रीपेड इंश्योरेंस है 680, प्रीपेड माइनस होता है हमेशा, लेस प्रीपेड 680, और ये हमारी असेट है प्रीपेड इंश्योरेंस 680। एडजस्टमेंट है मैनेजर्स कमीशन 10%। किसका 10%? देखो मैनेजर्स कमीशन हमेशा लास्ट में ही करना। मैनेजर्स कमीशन करने के लिए पहले आप जीपी निकाल लो, जीपी यहां आएगा आपको पता ही है, जीपी के बाद आप एनपी निकालोगे, एनपी को यहां लिखना मत,
जो नेट प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट अभी जैसे आप निकाल के यहां लिख देते हो ना, यहां लिखना मत। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि अभी मैनेजर्स कमीशन को हमें निकाल कर यहां लिखना है, ठीक है। तो अगर आपने पहले नेट प्रॉफिट लिख दिया तो मैनेजर कमीशन कहां दिखाओगे? तो इसलिए नेट प्रॉफिट निकालो, नेट प्रॉफिट रफली निकाल लो। जैसे इसमें से ये साइड माइनस की, आपने देखा कि आपका नेट प्रॉफिट 20,000 आ गया, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना है? 10%। तो इस 20,000 का 10% आपने निकाला, वो आ गया 2,000। वो यहां डालो, मैनेजर्स कमीशन 2,000 यहां पे लिखा और आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन 2,000 यहां पे लिखा। अब नेट प्रॉफिट निकाल लो। पहले आपने जो नेट प्रॉफिट निकाला था वो मैनेजर कमीशन से पहले निकाला था, जो कि 20,000 आया था, ठीक है। उसका आपने 10% मैनेजर कमीशन निकाला, यहां लिखा। अब नेट प्रॉफिट निकाल लो, कितना आएगा? जो भी अब नेट प्रॉफिट आएगा वो आपका यहां नेट प्रॉफिट का आंसर होगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, मैनेजर्स कमीशन को हम 2 टाइप से निकाल सकते हैं। कैसे? ये मैं हटा रहा हूं, इसको आप क्वेश्चन को घर पे करके देखना, ठीक है। मैनेजर्स कमीशन के बारे में मैं बता रहा हूं। मैनेजर कमीशन जब भी आप देखोगे तो 2 टाइप की लैंग्वेज मिलेगी। लिखा होता है मैनेजर्स कमीशन निकालो किसके ऊपर? ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पे निकालो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, कि उस नेट प्रॉफिट पे निकालो जिसमें से अभी मैनेजर कमीशन चार्ज नहीं हुआ है। एक लैंग्वेज होती है कि मैनेजर कमीशन निकालो ऑन नेट प्रॉफिट, निकलेगा देखो नेट प्रॉफिट पे ही, लेकिन कौन सा नेट प्रॉफिट? जिसमें से जो कमीशन आप निकालने वाले हो वो भी पहले से ही माइनस हो। यानी कि एक उस नेट प्रॉफिट के ऊपर जिसमें से अभी कमीशन माइनस नहीं किया, जैसे अभी हमारा क्वेश्चन था, अभी हमने जो किया था उसमें नेट प्रॉफिट कौन सा निकाला था? कमीशन से पहले हमने कैलकुलेट किया नेट प्रॉफिट, है ना, बिफोर, तो उसके ऊपर नेट प्रॉफिट मैनेजर कमीशन निकाला। एक ऐसा भी होता है, वो कह रहे हैं कि नेट प्रॉफिट निकालो, कौन सा वाला नेट प्रॉफिट? जिसमें से पहले कमीशन माइनस हो चुका हो, फिर जो नेट प्रॉफिट आए उसके ऊपर कमीशन निकालो। तो ये कैसे हो सकता है? ये तो समझ में आ गया कि हम रफली एक नेट प्रॉफिट निकालेंगे, इंटू 10% है तो परसेंटेज बाय 100 कर देंगे। लेकिन जब आफ्टर चार्जिंग की बात हो तो ऐसे में नेट प्रॉफिट इंटू परसेंटेज और नीचे 100 प्लस परसेंटेज, ये फॉर्मूला लगाना है आपको नेट प्रॉफिट निकालते वक्त। ये कौन सा? बिफोर चार्जिंग, ये कौन सा? आफ्टर चार्जिंग। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या मांगा था? मैनेजर कमीशन 10% आफ्टर चार्जिंग, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगाना है। यानी कि जो भी नेट प्रॉफिट आएगा रफली निकालना, जिसमें मैंने एग्जांपल लिया था 20,000 इंटू, क्योंकि नेट प्रॉफिट क्योंकि मैनेजर कमीशन 10% है तो लिखेंगे 10 बाय 110। क्यों? परसेंटेज ऊपर और नीचे 100 में प्लस करके परसेंटेज, यानी कि 110। अब निकलेगा आपका मैनेजर कमीशन। अगर ये होता मैनेजर कमीशन 5% है तो मैं क्या लिखता? नेट प्रॉफिट वही रफली निकाल के इंटू 5 बाय 105। अगर ये 20% होता तो 20 बाय 120, ठीक है। तो ऐसा कब करना है? जब आपके पास लिखा है क्वेश्चन में कि जो मैनेजर कमीशन निकालना है वो आफ्टर चार्जिंग निकालना है। बिफोर चार्जिंग निकालना है कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल है। आफ्टर चार्जिंग निकालना है, ये फॉर्मूला है, ठीक है।